नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी और उन्हें बेऊर जेल भेजे जाने के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू परिवार के खिलाफ दर्ज मामलों की चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट और राजनीतिक गलियारों तक हर जगह अब सिर्फ उनकी गिरफ्तारी की बात नहीं हो रही, बल्कि लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर लालू परिवार के किस सदस्य पर कितने मामले दर्ज हैं, कौन सिर्फ आरोपी है, कौन दोषी ठहराया जा चुका है और किसकी कानूनी स्थिति क्या है। ऐसे में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए चुनावी हलफनामों और माय नेता पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज मामलों की पूरी जानकारी हम आपको आज के स्पेशल स्टोरी में बताने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर बवाल, लालू परिवार के खिलाफ कितने दर्ज है मामले, तेजस्वी यादव पर 22 आपराधिक मामले। सबसे पहले बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने महुआ विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से पहले एक हलफनामा देना होता है। इस हलफनामे में उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, देनदारी और अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी भी देनी होती है। इसी चुनावी हलफनामे के अनुसार तेज प्रताप यादव ने अपने खिलाफ कुल 8 आपराधिक मामलों की जानकारी घोषित की थी। उनकी हाल ही गिरफ्तारी के बाद अब यही आंकड़ा सबसे ज्यादा चर्चा में है और लोग जानना चाहते हैं कि इन मामलों में आखिर कौन कौन सी धाराएं शामिल हैं। माय नेता पर उपलब्ध चुनावी हलफनामे के अनुसार तेज प्रताप यादव के खिलाफ दर्ज मामलों में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की गंभीर धाराओं का उल्लेख किया गया है। इनमें धारा 302 जो किसी व्यक्ति की जान लेने से जुड़ा अपराध से संबंधित मानी जाती है, धारा 307 यानी किसी व्यक्ति की जान लेने का प्रयास, धारा 498A यानी पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता और धारा 333 यानी किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए गंभीर चोट पहुंचाने जैसी धाराएं शामिल हैं। इन धाराओं का नाम सामने आने के बाद अक्सर लोगों के मन में ये धारणा बन जाती है कि व्यक्ति दोषी है, लेकिन कानूनी रूप से ऐसा मानना सही नहीं होगा। चुनावी हलफनामे में दर्ज जानकारी केवल ये बताती है कि उम्मीदवार के खिलाफ कौन कौन से मामले दर्ज हैं। इन मामलों का फैसला अदालत में होना बाकी हो सकता है, जांच चल रही हो सकती है या मुकदमा अभी विचाराधीन हो सकता है। इसलिए इन मामलों को आरोप या लंबित मुकदमों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। तेज प्रताप यादव की मौजूदा गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में आईपीसी की धारा 307 यानी किसी व्यक्ति की जान लेने के प्रयास वाली धारा को लेकर भी हो रही है। कई जगह ये दावा किया गया है कि उन पर पहली बार इस तरह की धारा लगाई गई है, लेकिन चुनावी हलफनामे की जानकारी कुछ और ही तस्वीर दिखाती है। 2025 के हलफनामे में पहले से ही एक ऐसे मामले का जिक्र मौजूद है जिसमें आईपीसी की धारा 307 दर्ज है। ये मामला साल 2021 में पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज हुई थी। इस मामले में भी कई धाराएं लगाई गई थी और उनमें धारा 307 भी शामिल। अब निज विवाद से जुड़े प्रदर्शन के दौरान हुई गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर ये धारा 307 लगाए जाने की बात सामने आई है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि तेज प्रताप यादव पर पहली बार किसी व्यक्ति की जान लेने के प्रयास वाली धाराएं लगाई गई। पुराने रिकॉर्ड से साफ है कि इस तरह की धारा पहले भी उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। अगर तेज प्रताप यादव के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को देखा जाए तो ये भी सामने आता है कि इनमें से ज्यादातर मामले राजनीतिक गतिविधियों के दौरान दर्ज हुए हैं। चुनाव प्रचार, रैली, मार्च, प्रदर्शन और अलग अलग आंदोलनों के दौरान नियमों के उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए।
पटना, जहानाबाद और महुआ के अलग अलग थानों में आईपीसी के अलग अलग धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए थे। इनमें बिना अनुमति भीड़ इकट्ठा करना, सरकारी आदेशों का पालन न करना, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालना, कानून व्यवस्था प्रभावित करना और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन जैसे आरोप शामिल हैं। भारतीय राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है कि बड़े नेताओं के खिलाफ राजनीतिक आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान इस तरह के मामले दर्ज हो जाते हैं। हालांकि हर मामले की कानूनी स्थिति अलग होती है और उसका अंतिम फैसला अदालत ही करता है। राजनीतिक मामले के अलावा तेज प्रताप यादव का निजी जीवन भी लंबे समय से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ चल रहा पारिवारिक विवाद कई वर्षों से बिहार की राजनीति और मीडिया की सुर्खियों में बना ही हुआ है। दोनों के बीच तलाक का मामला पटना के फैमिली कोर्ट में अभी भी लंबित है। इसके अलावा उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा रोधी अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज कराया था। ये मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है और उसकी कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है। यानी तेज प्रताप यादव के खिलाफ सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े मामले ही नहीं, बल्कि पारिवारिक विवाद से जुड़ा मामला भी अदालत में चल रहा है। अब अगर लालू परिवार के दूसरे बड़े चेहरे और राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो उनके खिलाफ घोषित मामलों की संख्या तेज प्रताप यादव से कई ज्यादा है। जी हाँ, 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था। चुनावी हलफनामे के अनुसार उन्होंने अपने खिलाफ कुल 22 आपराधिक मामले घोषित किए थे। यह आंकड़ा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने हलफनामे में 11 की जानकारी दी थी। यानी 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा घोषित मामलों की संख्या बढ़कर 22 हो गई। और मुकदमे की कानूनी स्थिति अलग। चुनावी हलफनामे के आंकड़े दर्ज मामलों से नहीं तय होगी दोष सिद्धि। तेजस्वी यादव के चुनावी हलफनामे में जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है उनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक धमकी और कई अन्य धाराएं शामिल। लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है जो तेज प्रताप यादव के मामले में लागू होती है। किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होना अपने आप में ये साबित नहीं करता कि वो दोषी। चुनावी हलफनामे सिर्फ ये बताते हैं कि उम्मीदवार के खिलाफ कितने और किस तरह के मामले दर्ज हैं। माई नेता पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 2025 के चुनावी हलफनामे में तेजस्वी यादव के किसी भी मामले में दोषी ठहराए जाने या किसी मामले में सजा मिलने का उल्लेख नहीं किया गया। यानी उनके खिलाफ मामले जरूर घोषित हैं, लेकिन उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। लालू प्रसाद यादव की कानूनी स्थिति उनके दोनों ही बेटों से अलग है। जहां तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ घोषित मामले अभी अलग अलग अदालतों में विचाराधीन है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के कई मामलों में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जा चुके हैं। उन्हें इन मामले में सजा भी सुनाई जा चुकी है। हालांकि फिलहाल वो जमानत पर है और उनकी दोष सिद्धि के खिलाफ दायर अपील अभी भी लंबित है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया था। साथ ही झारखंड हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि उनकी दोष सिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर 6 महीने के भीतर फैसला किया जाए। इसका मतलब यह है कि लालू प्रसाद यादव की कानूनी स्थिति तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव से बेहद अलग है, क्योंकि वो सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जा चुके हैं। हालांकि उनकी अपील पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। यही वजह है कि जब लालू परिवार के खिलाफ दर्ज मामलों की बात होती है तो तीनों नेताओं की कानूनी स्थिति को अलग अलग समझना जरूरी हो जाता है। तेज प्रताप यादव ने 2025 के चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ 8 आपराधिक मामले घोषित किए। तेजस्वी यादव ने अपने हलफनामे में 22 आपराधिक मामले घोषित किए। तो वहीं लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर है। इसलिए तीनों की स्थिति को एक जैसा मानना सही नहीं होगा।
भारतीय कानून भी यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक अदालत उसके खिलाफ अंतिम फैसला ना सुना दे। एफआईआर दर्ज होना, पुलिस जांच होना, आरोप तय होना और उसके बाद अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने, ये सभी अलग अलग कानूनी चरण हैं। कई मामलों में लोग लंबे समय तक मुकदमे का सामना करते हैं और बाद में अदालत उन्हें बरी भी कर देती है। वहीं कुछ मामलों में अदालत सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध होने के बाद सजा भी सुनाती है। इसलिए केवल किसी नेता के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या देखकर उसके बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जा सकता है। यही कारण है कि तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर लालू परिवार के खिलाफ दर्ज मामलों की चर्चा जरूर तेज हुई है, लेकिन इन मामलों को समझते समय कानूनी स्थिति को भी उतनी ही गंभीरता से समझना जरूरी है। एक तरफ तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो 8 घोषित मामले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के खिलाफ 22 हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में ही दोषी ठहराए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।